Hello bachcho, let's see that question. Placed on a rotating table, just sleep when it is placed at a distance of 1 centimeter from the center. If the angular velocity of the table is halved, it will just sleep when placed at a distance of from the center. So यहाँ पर सिंपली हमें सिचुएशन दे रखी है कि यदि मैं मान लूँ कि ये एक रोटेटिंग टेबल है, तो रोटेटिंग टेबल पर फ्रॉम द सेंटर से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कॉइन को प्लेस किया जाता है इनिशियली। फिर बाद में एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा को हाफ कर दिया जाता है। सो उस टाइम पर कॉइन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, सो दैट इट विल जस्ट स्लिप। तो चलिए इससे हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula of from Newton's second law, net force is always equals to the mass into acceleration. सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, which is given by omega square times of r. एंड थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे द फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का, which is nothing but equals to mu times of n. So according to this, यदि मैं मान लो जो कॉइन है उसका मास कुछ m के इक्वल है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होंगी वो mg के इक्वल हो जाएंगी। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रही होंगी, डेट इज कैपिटल ऑफ n। और इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही होंगी जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो। सो बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन क्लियरली से दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शन होंगी और मैक्सिमम फ्रिक्शन होंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगी, म्यू टाइम्स ऑफ एन। बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो mg को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन से, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg है। तो सिंपली हमारे पास म्यू टाइम्स ऑफ mg ये मिल जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है टू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, यानी कि इसको बैलेंस किया जा रहा है बाय यूजिंग द न्यूटन्स फोर्स विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला हमने लिख रखा है। तो ये सिंपली हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल्स टू मास इनटू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ r। तो यहाँ से m कैंसल आउट हो जाएगा और सिंपली हमें जो डिस्टेंस है r वो किसके इक्वल मिल जाएगा, म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ना म्यू एंड जी ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो सिंपली हमें आर ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मिल गया, एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। अभी जैसे कि हमारे पास दो केसेस दे रखे हैं। इनिशियली द कॉइन वाज एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। उस टाइम पर यदि मैं मान लूं कि एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा की इक्वल थी, और जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पाई 2 से रिड्यूस की जाती है, सो न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम न्यू एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं ओमेगा डैश। सो उस टाइम पर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हम दोनों के लिए आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन यूज करते हैं। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो R1 बाय R2 होगा दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसा कि हमें यहाँ से R2 का मान निकालना है, सो R2 इज इक्वल्स टू R1 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा दैट होल स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा 2 कितना है, ओमेगा बाय 2 उसका होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमें R2 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1। सो R1 कितना दे रखा था, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो सिंपली जो R2 का मान है वो कितना निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन
Option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.